ओके, वेलकम टू द नर्सिंग चैनल वंस अगेन। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एक्सरे। ठीक है, रॉन्जन साहब, विल्हेम रॉन्जन अपने क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे लिनार्ड और क्रुक ट्यूब्स पे, तो उस पर उन्होंने कई सारे रेज़ों को तो ऑब्ज़र्व किया, मगर उन्होंने एक अननोन रेज़ देख ली। एक ऐसी रेज़ जो कि अननोन थी उनके लिए। उसकी वेवलेंथ कुछ बड़ी भी थी, कुछ वेवलेंथ छोटी थी, कुछ वेवलेंथ जो थी वो यूवी रेज से लेस थी, कुछ वेवलेंथ जो उसकी थी वो गामा रेज से बड़ी थी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये रेस क्या है। ठीक, आज के फॉर्म में हम क्या देखते हैं कि एक्सरे एक्चुअली है कि अब तो आप देखते हैं, आप सभी लोगों ने एक्सरे मशीन देखा होगा। हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट, मोस्टली लोगों ने एक्सरेज देखा होगा। इस भारत के अंदर 143 करोड़ की जो आबादी है, उसमें तो मुझे तो लगता है कि 140 करोड़ का तो एक्सरे कभी न कभी हुआ ही होगा। तो सब ने एक्सरे मशीन देखी। कुछ पुरानी एक्सरे मशीन हुआ करती थी, अब आजकल तो डिजिटल एक्सरे मशीन आ गई है। तो एक्चुअली एक्सरे क्या है? एक्सरे इज़ अ अननोन रेज। तो जो विल्हेम रॉन्जन थे वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस पे, लिनार्ड और क्रुक ट्यूब्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने यूवी रेस का रेडिएशन देखा, गामा रेस का रेडिएशन देखा उन्होंने। लेकिन उस रेडिएशन में उन्होंने एक रेडिएशन को और ऑब्जर्व किया जिसका कि वेवलेंथ छोटा भी था और बड़ा भी था। तो उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया? एक्सरे। एक्चुअली ये है जो रॉन्जन साहब हैं, ये रॉन्जन साहब ने ही पहली थ्योरी दी थी। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने, मतलब 18वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में कई सारे जो वो थे फिजिसिस्ट थे, उन्होंने अननोन रेस को ऑब्जर्व तो किया था, डिस्कवर तो किया था, मगर वो उसकी थ्योरी को नहीं दे पाई। ठीक है, कुछ थ्योरी दिया भी गया तो कुछ थ्योरी एक्सेप्टेड नहीं हुई, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेड नहीं होगी तब तक वो थ्योरी आएगी नहीं मार्केट में। जो विल्हेम रॉन्जन साहब थे उन्होंने जो थ्योरी दी वो एक्सेप्टेड हुई, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुई। उसका फिर एक प्रमाण आया, उन्होंने एक उसका एविडेंस दिया, और उस एविडेंस के तहत फिर क्या हुआ कि जो हम लोग मानते हैं कि डिस्कवरी किसने करी, दैट इज़ डिस्कवर्ड ऑन 1895 बाय विल्हेम रॉन्जन। उसके बाद भी, उस रेस के बाद भी कई सारे जो वो थे साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते चले गए कि इसका यूज़ अब कैसे किया जाए, इसका अब जो यूज़ कैसे किया जाए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे इज़ अ फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब आप समझ रहे हैं ये क्या है? रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करी जाती है। पैदा करने के बाद जो उसमें से रेज निकलती हैं। तो बेसिकली आज की मशीन को जो यूज़ किया जाता है, उस मशीन के अंदर मोस्टली क्या जो है वो क्या वो एक्सपोज होती है, दैट इज़ अ एक्सरे। ठीक है, पहले के समय में तो एक क्या था, रैंडमली किया जाता था, फिर जैसे 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 उसको मैकेनिकली करते चले गए कि अब हमको डायग्नोस्टिक पर्पस से या थेरापेटिक पर्पस से, हम मेडिकल की बात कर रहे हैं, हालांकि इसको इंडस्ट्रियल में भी यूज़ किया जाता है, इसको उसमें क्या बोलते हैं जो वो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी, उसमें भी यूज़ किया जाता है, स्पेस में भी यूज़ किया जाता है, कई जगह इसका यूजेस फिर बाद में निकला। लेकिन बिकॉज नर्सिंग मास्टर चैनल इज़ प्योरली फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ और दो स्टाफ वर्किंग इन द एक्सरे डिपार्टमेंट्स, उनके लिए हम इसको लेकर आए, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड भी जानना आपको ज़रूरी है। सो एक्सरे इज़ अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जैसे ही रेडिएशन लग जाता है तो आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक्सरे के बाहर या वो पीले कलर का क्या कॉशन लिखा होता है, या डेंजर। डेंजर क्यों लिखा होता है? क्योंकि रेडिएशन है। मेरी बात आप समझ गए? जैसे वो था, क्या बोलते हैं ये अपना दिस व्हाट से दैट इज कॉल्ड एमआरआई। एमआरआई में क्या है, वहाँ पर ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसमें कोई रेडिएशन नहीं है। लेकिन कंप्यूटर टोमोग्राफी में उसमें क्या है, रेडिएशन है। सेम एज हियर इट इज़ अ रेडिएशन। तो बेटा फिर उन्होंने देखा रॉन्जन साहब ने कि ये जो वो ग्लास ट्यूब्स पे, लिनार्ड और क्रुक ग्लास ट्यूब्स पे अब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कई सारे रेजेस को निकलते हुए देखा, जिसमें गामा रेस थी, ठीक है, वो निकले, बीटा पार्टिकल्स निकले, और उसमें क्या होता है, यूवी रेज निकली। तो उन्होंने एक नई चीज़ को डिस्कवर करी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अननोन। सो इट वाज डिस्कवर्ड ऑन 1995 बाय विल्हेम रॉन्जन। ठीक, इसलिए और उन्होंने उसका क्या नाम दिया,
अननोन टाइप ऑफ रे। बहुत सारे लोगों ने बोला भैया इसको अपने नाम पे धर लो, उसने कहा नहीं ये अननोन है, मैं तो नोन हूँ, मैं कैसे रख सकता, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, एक्स रे। एक्स मतलब अननोन हो गया, ठीक है। सो बेटा इसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज बिटवीन 10 नैनोमीटर टू 10 पाइकोमीटर। मोस्टली ये जो रेडियो इमेजिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंपॉर्टेंट तो सभी के लिए, पढ़ना जो भी यूज़ करो आप, ठीक है। नाउ अब ये तो भैया डिस्कवरी करके चले गए, फिर फर्स्ट यूज़ किसने किया इसका, बाय जॉन हॉल एडवर्ड। ये भी क्या थे, फिजिसिस्ट थे। इन्होंने 11 जनवरी 1896 यानी कि सोचो यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इन्हीं के साथ का एक स्टाफ था, उसके हाथ में निडल घुस गई थी, तो वो चला आता है करके, उस वक्त नहीं थी, तो उस वक्त क्या निकल के आती थी, अब पेपर पे इमेज निकल के आती थी। तो उन्होंने पहले क्या डिस्प्ले किया कि उनका जो को स्टाफ था उसके हाथ में निडल घुस गई थी, तो ये उन्होंने देखा निडल का किस पॉइंट पे निडल है। और फर्स्ट सर्जिकल यूज़ किया गया कब, 14 फरवरी 1896 वैलेंटाइन डे के दिन, मगर सन याद रखना 1896। गॉट द पॉइंट। चलो नाउ अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रेंजेस हम देखते हैं एक्सरे के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रेंजेस, ठीक है। एनर्जी रेंजेस मैंने आपको बताया था कि इसकी जो क्या बोलते हैं जो वेवलेंथ है दैट इज बिटवीन 10 नैनोमीटर टू 10 पाइकोमीटर, ठीक है। अब हम इसकी एनर्जी रेंज के हिसाब से बात करेंगे बेटा कि एक जो वो होता है एमिशन होता है, उस रेंज के हिसाब से एक्सरे को दो पार्ट में बांटा गया है, हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे, ठीक है। हार्ड एक्सरे का जो पेनिट्रेटिंग है, कहाँ गया, इसका जो पेनिट्रेशन है बेटा, इसका पेनिट्रेशन बहुत हाई है, धन से पेनिट्रेशन करता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब नहीं होती, नॉट एब्जॉर्ब्ड, किसी भी टिश्यू से एब्जॉर्ब नहीं होती है, उससे टकरा के सट से आर पार निकल जाती है, ठीक है। नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड स्कैटर्ड, फैलती नहीं, कि जैसे ही वो हुआ एमिट हुआ, जिस रेंज पे रेडियोग्राफर ने सेट किया वहाँ हिट करेगी, हिट करने के बाद वो उस पार निकलेगी, उस पार जब निकल जाएगी तो फट से उसकी फिल्म को उस पर कंप्यूटर पर डेवलप कर लेंगे, ठीक है। सो विथ हाई फोटोन एनर्जी अबाउट देन 5 to 10 keV या और अप टू 120 keV, ये क्या है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, जो बंद ऑब्जेक्ट के अंदर भी अगर कोई सामान है तो ये देख ली कि जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, जब आपका बैग स्कैनिंग में जाता है तो स्कैनिंग करते समय आपके अटैची में कोई भी सामान रखा हो, चाहे वो घड़ी हो चाहे कि नीडल भी क्यों ना हो, वो उसके अंदर से देख लेंगे, ठीक है, और आपको तुरंत बता देंगे कि ये चीज़ ले जाने लायक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है बेटा, इसको मेडिकल रेडियोग्राफी में बहुत यूज़ किया जाता है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हार्ड एक्सरे है, ठीक है, जिसका पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है और ये क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब नहीं होती, सट से उस पार निकल जाती है, और ये फैलती नहीं है कि अगर यहाँ एक्सपोज किया तो ऐसा नहीं कि वहाँ भग गई, वो हिट करेगी ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को हिट करके सट से निकल जाएगी क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। तो इसको मेडिकल रेडियोग्राफी, एयरपोर्ट सेफ्टी, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, ये जब रिसर्च वर्क के लिए किया जाता है, चाहे ट्रांसजेनिक एनिमल पे हो या ऐसे एक स्मॉल एनिमल पे हो, उस पर यूज़ कर सकते हैं। इसके कंपैरेटिवली जो सॉफ्ट एक्सरे होता है ना बेटा, इसका जो वो होता है पेनिट्रेशन, उसका पेनिट्रेशन क्या होता है, बहुत लो होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाती है। कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, एयर और वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। लोअर पेनिट्रेशन, इसका जो वो है एनर्जी रेंज दैट इज़ 0.1 to 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो इसको छोटी छोटी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एक्सरे माइक्रोस्कोप में कुछ कर रहे हैं, अब उसको आपको फिल्म लेना है, जिससे कि वो अगर आपका रिसर्च है या कुछ उस पर इन्वेस्टिगेशन करना है तो उस पर यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूजेस में क्या करते हैं, इसका सॉफ्ट एक्सरे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक, ऑफ एक्सरे, ठीक है। नंबर 1, तो एक्सरे फोटॉन्स कैरी इनफ एनर्जी टू आयोनाइज एटम्स एंड डिसरप्ट। बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये डीएनए जो होता है ना आपका, डीएनए या किसी एनिमल का डीएनए,
उस डीएनए में भी ये क्या कर देता है, तोड़ फोड़ लेकर आ जाता है, डिसरप्ट कर देता है। अब जो डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर तो शुगर बॉन्ड्स है, फॉस्फोलिपिड्स बॉन्ड, ये ग्लाइकोफॉस्फेटिक बॉन्ड है, इन सारे बॉन्ड्स को तोड़ देता है। जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको तोड़ देता है। तोड़ने से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग कैंसर होने लगता है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जो हार्ड एक्सरेज है अगर उसको आपने लॉन्ग टर्म एक्सपोज कर दिया, तो ये क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। स्किन वहाँ पर क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। या 120 EV से कहते kV से ज़्यादा एक बार में स्ट्रॉन्ग डोज दे दिया तो भी क्या हो जाता है, स्किन वहाँ पर बर्न हो जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन, और एक हो जाती है रेडिएशन सिकनेस। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो इसकी आगे अभी हम बात करेंगे डिटेल में, ये भी आपको उसमें बता रहे हैं। फिर एक्सरेज की प्रॉपर्टी इसको थेरापेटिक भी यूज़ किया जाता है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। तो इसकी बात हम लोग आगे अभी करते हैं डिटेल में। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं मेडिकल यूज़। हमें कोई मेडिकल यूज़ ऑफ एक्सरे, प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी। प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी बेटा ये क्या देता है, ये हमें 2 डायमेंशन इमेज देता है। नंबर 1, प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी मतलब ये होता है कि अपन व्यूज़ में, आपने देखा होगा डॉक्टर लिखते होंगे AP व्यू या PA व्यू या लैटरल व्यू या ऑब्लिक व्यू ना, या एक्सियल व्यू, ये सारे व्यूज़ लिखते हैं। प्लस ये दीज आर द व्यूज़। तो जब ये व्यूज़ हैं, AP एंटीरियर पोस्टीरियर, PA पोस्टीरियर एंटीरियर, लैटरल करके लेना है, ऑब्लिक लेना, तिरछा शॉट मारना है, या एक्सियल लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, पोजीशन मान लो सुपाइन है। ठीक है, रिकम्बेंट पोजीशन है, तो इस पर हम लोग और डिटेल एक बात करेंगे। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी मतलब ये होता है कि पेशेंट को व्यू के साथ देखा जाता है। ठीक है, और उसमें कौन सी इमेज बनती है, 2D इमेज बनती है। प्रोजेक्शनल रेडियोग्राफी इज़ नॉट टू रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ द एनी टिश्यू। उसके लिए फ्लोरोस्कोपी होती है। सपोज किसी को बेरियम स्वॉलो कराया, वो जो बेरियम कहाँ जा रहा है, तो वो एक मूवमेंट वाली इमेज बनती है। इसमें मूवमेंट इमेज नहीं है, ये क्या है, स्टिल इमेज है। फ़ोटो खींचा, स्टिल दे देगी। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें कई सारे बेटा वो करते हैं। ठीक, आपको मालूम है स्केलेटल सिस्टम के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए, हालांकि सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए ज़्यादा ये यूज़ नहीं होती है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सरेज में देख के बता देते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या क्या इंजरी है, इसको बता सकते हैं। ठीक है, लंग्स के लिए है, अगर निमोनिया हो गया है तो उसको आप देख सकते हैं। लंग कैंसर के लिए है, लंग कैंसर। ठीक है, और पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, कोलेलिथियासिस यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन, नेफ्रोलिथियासिस, CT स्कैन, ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, ये तुमको पता है। ठीक है, CT स्कैन डेंटल के लिए है, सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए है। ठीक है, इम्प्लांट के लिए है, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट इवैल्यूएशन, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट इवैल्यूएशन। ठीक है, अब स्क्रू या बताकर जैसे सियाम आजकल यूज़ करते हैं, तो सियाम में भी क्या, दैट इज़ एक्सरे रेडिएशन। तो आपने जैसे अगर यहाँ पर ही मान लीजिए वो डाला, क्या होता है, के वायर डाला, के वायर सही पोजीशन पे कि नहीं, तो खट से आपने एमिट किया एक्सरे को, वहाँ पर फट से स्क्रीन पे दिख गया। सियाम भी ये कि इमीडिएटली स्क्रीन पे वहाँ पर दिख जाता है। अच्छा सही नहीं गया, फिर से आपने खींच लिया, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, CT स्कैन में नहीं दिया। फ्लोरोस्कोपी ये बेटा अलग क्लास है। फ्लोरोस्कोपी जो है दैट इज़, इसमें डाइज दी जाती है, आइदर इंजेक्टेड, और पूरा एक उसका मूवमेंट देखा जाता है। तो ये क्या है, मूविंग एक्सरे है। इसकी बाद में हम लोग बात करेंगे, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सरे। ठीक है, फिर बावल, पूरा एब्डोमिनल देख लो।
अगर कहीं पर ही बावल परफोरेशन है, ये तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, बावल परफोरेशन है, ठीक है, और क्या बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये सारे बेटा इस जगह पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लस एक्सरे का यूज़ किस में भी होता है, मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। अब आप कहोगे इससे कैंसर होता भी है और मैनेजमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि कैंसर क्या है, कैंसर तो एक एक्स्ट्रा सेल्स है और वो जो एक्स्ट्रा सेल्स है उसके मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। तो अब चूंकि इस एक्सरे का काम है कि डीएनए को क्या करता है, डिसरप्ट कर देता है। तुम्हारा नॉर्मल डीएनए भी डिसरप्ट करेगा तो थोड़ा उसका भी तो डिसरप्ट करेगा, जो कैंसर सेल बन रहा है तो उसके डीएनए को डिसरप्ट करके वहाँ के टिश्यू को क्या करता है, ख़त्म करता है। मगर इसका ड्रॉबैक ये है कि आजू बाजू के टिश्यू को क्या कर देता है, ये गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो जैसे ब्रेन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, लंग्स कैंसर है, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, इसको यूज़ करते हैं मैनी मोर, ठीक है, जस्ट टू डिसरप्ट द डीएनए ऑफ दैट कैंसर सेल्स, जिससे कि वहाँ से वो ख़त्म हो जाए या मर जाए, ठीक है। ड्रॉबैक देखते हैं, ये सही वर्ड है, ड्रॉबैक ऑफ एक्सरे, ठीक है। अब तो तुम ये जान ही रहे हो बेटा कि जैसे ये डीएनए को डिसरप्ट कर देता है तो ये क्या कर देता है, लॉन्ग टर्म कैंसर को क्या देगा, जन्म देगा। टेराटोजेनिक मतलब ये होता है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट है और अगर वो एक्सरे के लिए जाती है, उसको एक्सरे कभी लिखते नहीं है, लेकिन अगर इन केस किसी ने झटके से लिख दिया और एक्सरे के लिए वो जाती है या फिर वो वहाँ पर जॉब कर रही है और वो लेड एप्रन नहीं पहन रही है, तो उस कंडीशन में अपनी सेफ्टी नहीं करे, तो टेराटोजेनिक मतलब होता है कि फीटल एनॉमलीज हो सकती है। फीटल एनॉमलीज, जो लोग लगातार रेडिएशन के टच में रहते हैं और अपने आप को सेफ्टी नहीं करते हैं बेटा, तो क्या हो सकता है उसमें, इनफर्टिलिटी में ओवा का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही नो ओवा प्रोडक्शन, ऊजूस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म क्या हो जाता है, उसका काउंट लो हो जाता है या फिर स्पर्म ही निकलना बंद हो जाएगा, तो इनफर्टिलिटी उसमें हो जाती है, ठीक है। नंबर चीज़, पुअर सॉफ्ट टिश्यू विजुअलाइजेशन, तो जैसे मैंने बताया था सॉफ्ट टिश्यू विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है क्योंकि टेंडन है, मसल सेल्स है, लिगामेंट्स है, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो साफ आता ही नहीं है, ठीक है। फिर ऑब्स्क्योर्ड, कि अगर ऑब्स्क्योर्ड मतलब होता है कि कोई वहाँ पर क्या आ गया, मतलब कोई चीज़ जो एक्सरे को पेनिट्रेट करने से रोक रही है। फॉर एग्जांपल मेटल चेन जैसे पहन लेते हैं ना, मेटल चेन पहने, या फीमेल्स जैसे ब्लाउज़ पहनती हैं। अब उनका तुम चेस्ट एक्सरे कर रहे हो और उसको अगर तुमने हटाया नहीं है तो एक्सरे में क्या आ जाएगा, वो जो बटन्स होते हैं वो भी आ जाएंगे। तो चलो, फिर इसमें जो बेटा डाई यूज़ करते हैं फ्लोरोस्कोपी वगैरह के लिए, आइदर दैट इज़ इंजेस्टेड और इंजेक्टेड, तो उससे क्या हो सकती है, पेशेंट को एलर्जी हो सकती है, ये भी एक ड्रॉबैक है, ठीक है। फिर प्लस किडनी पे लोड पड़ता है, किडनी लोड काहे के लिए, जो डाइज इंजेक्ट किया जाता है या फिर जो इंजेस्ट किया जाता है फाइनली तो वो किडनी पे ही जाता है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, तो किडनी पे लोड भी पड़ सकता है। ये सारे इसके क्या हैं, ड्रॉबैक है। बच्चों में ज़्यादा यूज़ मत करना, हाँ, वेरी स्मॉल, जहाँ ज़रूरी हो स्मॉल यूज़ इन चिल्ड्रन, यानी कि धक्का-धक पहले पड़े हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें सवाल ये उठता है कि जो लोग रेडियोग्राफर हैं या फिर जो लोग लगातार एक्सरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो कैसे बचते हैं, ठीक है। तो वो या हम या आप जो भी जाता है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, लेड एप्रन। अब आजकल तो बहुत लाइट वेटेड आ गए हैं, तो लेड एप्रन क्या होता है बेटा, ये जो एक्सरेज आती है ना वहाँ से टकराएंगे तो ज़रूर, मगर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, चाहे हार्ड एक्सरे क्यों ना हो, वो फट से क्या हो जाएंगी वहाँ पर ही क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या वहाँ से क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। और ये जो इसके पीछे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है
उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप एक्सरे डिपार्टमेंट के आसपास या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो लेड एप्रन ज़रूर पहनना है। लेड एप्रन के साथ साथ आजकल क्या हो गया, नेक गार्ड भी आ गया है, जिससे थायराइड भी बचता है, ठीक है, क्योंकि इससे थायराइड सी होने का बहुत चांसेस रहता है। एक ऐसे पैंटी टाइप से आती है लेड पैंटीज़, जिसको पहन लिया जाता है, जिससे कि LED, ठीक है, जिससे कि मतलब जो गोनैड्स हैं उन गोनैड्स पर क्या होता है, इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो इनफर्टिलिटी होने के भी चांसेस कम होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आता है कि जो लोग एक्सरे डिपार्टमेंट में कंटिन्यूस काम करते हैं, जैसे हमारे रेडियोग्राफर्स हैं या हमारे नर्सेस हैं, फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं तो आपसे चूक हो ही जाती है। अगर चूक हो जाती है बेटा तो एक बैज आता है, उस बैज को आप हमेशा देखते हैं कि रेडियोग्राफर या वो नर्सेस जो उस डिपार्टमेंट में काम करती है वो उसको हमेशा कमर में बांधे रहते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड PD बैज, PD बैज, ये बैज है। दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल डोजीमीटर बैज। तो कितना उसके बॉडी के अंदर एक्सरेज चला गया, और अगर वो एक डेंजर लेवल से अबव चला गया तो उनको रेस्ट दिया जाता है, उनको छुट्टी दी जाती है, उनको ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। मतलब जितना शरीर के लिए ठीक है, जब तक DNA डिसरप्ट ना हो या गोनैड्स डिसरप्ट ना हो तब तक तो ये किया जाता है। तो वो बैज होता है जिसको लगाया जाता है, जो रेडियोग्राफर्स या नर्सेस से लगा लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल डोजीमीटर बैज या PD बैज, ठीक है। तो बेटा अगर ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती, बहुत लंबी हो सकती, कई घंटे की हो सकती है, लेकिन अपने को उतना जो हमारे काम के लिए है वो हमने आपको बता दिया है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, ये क्लास से आपको लगता है कि आप फ्रूटफुल है, तो भैया चैनल को लाइक करो, चैनल को क्लासेस को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सवाल पूछो। ओके, थैंक यू।